ऊपर अमीर बहू फर्निश्ड, नीचे गरीब बहू का मिट्टी का ससुराल। चलो अच्छा है कि आज मैंने अपना पूरा मिट्टी का घर अच्छे से साफ कर लिया। हाँ भाभी, और आज हमने मिट्टी की अच्छे से लिपाई भी कर दी है, तो जो दरार आई थी वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे देखो तो सही, आज भी यह हमारा मिट्टी का पुश्तैनी घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ भाग्यवान, इतना बड़ा आंगन और हमारा 1.5 मंजिला मिट्टी का घर, इससे बहुत यादें जुड़ी है। हाँ, मेरा भी पूरा बचपन यही बीता है। चलिए घर के अंदर चलते हैं। चारों घर को अच्छे से निहारने के बाद घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर रोहन और यश पहले से ही बैठकर बातें कर रहे थे। क्या बात है यश, तुम आज इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? कुछ नहीं भैया, आज भी बात नहीं बनी, बस इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। तो क्या हुआ, अगर आज बात नहीं बनी तो कभी न कभी तो बात जरूर बन ही जाएगी। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे पूरा दिन काम करके। सीमा वहीं पर मिट्टी की बनी रसोई यानी मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन पर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। तभी ऊपर अपने कमरे से प्रीति नीचे आती है। तब उसकी सास उसे देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। तुम्हारी जेठानी रसोई में अकेले खाना बना रही है, तुम भी उसकी मदद कर दो। मम्मी, आपको तो पता ही है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं भला खाना कैसे बना सकती हूँ। प्रीति का अटपटा जवाब सुनकर शांति को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाकर प्रीति से आगे कहती है, हाँ अरे बेटा, जब तक तुम कोई काम खुद करना शुरू नहीं करोगी तब तक तुम्हें वो काम करना कैसे आएगा। तुम धीरे धीरे सीमा के साथ काम शुरू करोगी तो तुम्हें भी सब आ जाएगा। अब प्रीति दिखावे के लिए सीमा के पास जाती है और बस आटे को गोल करके उसकी लोई बनाती है। कोई बात नहीं प्रीति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना मैं बना लूंगी, तुम जाकर बैठ जाओ। कोई मुझे यहाँ पर चैन से बैठने देगा तभी तो मैं जाकर बैठूंगी ना। ये बात शांति के कानों तक पहुंच जाती है और वो बगल में बैठी अपनी बेटी रिया से धीरे से कहती है, क्या इसने ये ताना मुझे कसा है? देखकर तो यही लग रहा है मम्मी। हे भगवान, क्या सामान आ गया है। अकड़ तो देखो जरा इसकी, बस आटे को तोड़कर हाथों में गोल मसलकर लोई बनाकर सीमा को पकड़ा रही है, लेकिन बाकी सारा काम तो सीमा ही कर रही है, रोटी बेलना और पकाना। लेकिन फिर भी इस महारानी के नखरे तो देखो जरा। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो, अभी भाभी को आए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। वैसे भी देखा था ना पहली रसोई पर क्या कमाल किया था। प्रीति ने 2 दिन पहले अपनी पहली रसोई में सभी को जला हुआ खाना दिया। अरे बेटा, ये खाना तो बुरी तरह से जल चुका है, रोटी कम और कोयला ज्यादा नजर आ रहा है थाली में। कोई बात नहीं, लगता है बहू के लिए यहाँ पर सब नया है तो बहू थोड़ा घबरा गई होगी। माफ करना भाभी, लेकिन लगता नहीं कि आपके हाथ का खाना हम खा पाएंगे। क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, आप सब रुकिए, मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद सीमा सभी को खाना बनाकर परोसती है और सब बड़ी मजे से खाना खाते हैं। चलो अच्छा है, हमारी बड़ी बहू सीमा ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और थोड़ा अच्छा खाना भी नसीब हो गया। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। दीदी ने वैसे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसीलिए रसोई की जिम्मेदारी तो दीदी को ही संभालनी चाहिए। देखा था ना कैसे पहले ही दिन अपनी पहली रसोई पर खरा जवाब दे दिया था, और रसोई के मामले में तो दोनों हाथ खड़े कर दिए थे इसने। अब सीमा सभी के लिए खाना परोसती है और सब बड़ी मजे से खाना खाते हैं। गुड़ की रोटी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है। बहू, तूने तो सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बिल्कुल चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी खाकर तो मजा ही आ गया। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जो प्रीति और यश का था। कमरे में जाने के बाद यश प्रीति से कहता है, देखो तुम्हें भी भाभी की थोड़ी मदद करनी चाहिए। भाभी पूरा दिन घर का अकेले ही काम करती हैं और माँ ने तुमसे जो कुछ भी कहा उन्हें जरा ढंग से उनका जवाब देना चाहिए। यश की ये बात सुनकर तो प्रीति कुछ इस तरह भड़क जाती है जैसे आग में घृत डालते ही आग प्रज्वलित हो उठती है। बस यही कसर बाकी रह गई थी, तुम्हारी तारी और सुननी रह गई थी ना। वैसे भी जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से और कुछ रहे ही कहा गया है। हर कोई बस ताना ही तो देता है। मुझे अभी इस घर में आए हुए कितने ही दिन हुए हैं। मैं अपना घर परिवार छोड़कर आई हूँ, कम से कम मुझे तो कुछ दिन एडजस्ट करने के लिए दो यहाँ पर। प्रीति की आंखों से छलकते आंसू को देखकर यश मासूमियत से कहता है, देखो तो मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं, तो मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम आराम करो।
उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह यश एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। वाकई आपने जो भी स्लाइड बनाकर मुझे दिखाई अभी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सच में इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। यश को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसके बाद वो खुश होता हुआ मिठाई की दुकान पर जाता है। भैया 1 किलो काजू कतली का डिब्बा दे दो। क्या बात है यश, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बस भैया बात ही ऐसी है, इतनी खुशी वाली बात है। मैं जिस कंपनी में नौकरी करना चाहता था उस कंपनी में मुझे आज नौकरी मिल गई। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। लो तुम्हारी 1 किलो काजू कतली। शुक्रिया भैया। मिठाई लेने के बाद यश घर वापस आ जाता है और अपने पूरे परिवार को ये खुशखबरी बताता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बधाई हो। मुझे तो बहुत खुशी है कि आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। हाँ भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो, आखिरकार अब हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है। अब कोई परेशानी नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है बेटा। हाँ यश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तुम्हें आखिरकार तुम्हारा मुकाम हासिल हो ही गया। सिर्फ मेरी मेहनत नहीं भाभी, इसमें आप सभी की भी मेहनत बराबर है, बल्कि हम सभी की मेहनत रंग लेकर आई है। इस तरह सभी बहुत खुश होते हैं और काजू कतली खाते हैं। मिठाई खाकर सबसे ज्यादा खुश चिंटू होता है। ये चाचू, आप मेरे लिए मेरी मनपसंदीदा मिठाई लेकर आए हो। मिठाई खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और खानी है। हाँ बेटा, तुम जितनी चाहे उतनी मिठाई खा सकते हो। ये मिठाई मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। सभी मिठाई खाते हैं और तसले में आग जलाकर सब बातें कर रही थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी कंपनी है तो तुम्हारी तनख्वाह भी तो अच्छी होगी ना। देखो तो जरा इनको, कितनी जल्दी लग रही है तनख्वाह जानने की। पैसे आते हुए किसी को बुरे थोड़ी लगते हैं। अभी उन्होंने शुरुआती तनख्वाह मुझे 50,000 बताई है, लेकिन अगर मेरा काम अच्छा लगेगा तो वो मेरी तनख्वाह जल्दी बढ़ा देंगे। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी तनख्वाह है। इसी खुशी में आपको मुझे एक बहुत ही अच्छा तोहफा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, जो तुम कहो मैं तुम्हें वही दूंगा। इस तरह पूरा परिवार बैठकर बात करता है और अगले ही दिन से यश भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और अब प्रीति के रंग ढंग भी बदल रहे थे। जब यश की पहली तनख्वाह आती है। आप अपनी सारी तनख्वाह मुझे दे दीजिए। आप कोई भी पैसा किसी और को नहीं देंगे। हाँ लेकिन क्यों? हमें कुछ पैसे तो घर खर्ची के लिए भाभी और माँ को भी तो देने चाहिए ना। हाँ, मैं सब खुद देख लूंगी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ करना भी है। उस दिन उसकी सहेली का वीडियो कॉल आता है। अरे कैसी है तू? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन देख, मुझे मेरे ससुराल वालों ने एक अलग से ऊपर फ्लोर दिया है और मैंने अपना पूरा फ्लोर फर्निश कराया है। देख तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और तेरा कमरा तो देख कैसे पुराने जमाने वाला लग रहा है। अब तो तेरा पति भी अच्छा कमाने लगा है। अब क्यों नहीं तू अपनी रसोई अलग कर लेती ऊपर और अपना फ्लोर भी फुल्ली फर्निश्ड कर ले। प्रीति को अपनी सहेली की बात ठीक लगती है तो अब अगले ही दिन प्रीति अपने फ्लोर पर सामने एक बढ़िया सी रसोई बनवाने का काम शुरू कर देती है। जब ये बात यश को पता चलती है तब वो उससे कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम अलग रसोई क्यों बना रही हो? हमारा ऊपर अलग फ्लोर है तो हम यहाँ पर ऊपर अलग रहेंगे, नीचे वो अलग रहेंगे। लेकिन हम अब तक भी तो साथ रह रहे थे प्रीति, तो अब क्या हुआ? अब बहुत कुछ हो गया है। वैसे भी कभी ना कभी तो अलग होना ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुछ पैसे दो। हमें कुछ पैसे माँ को भी तो देने चाहिए। अरे उनको आप घर खर्ची क्यों देंगे जब हमारी ऊपर अलग रसोई बन रही है? तो प्रीति के आगे यश की एक नहीं चलती और वो अपनी मनमर्जी करती है। वो ऊपर अपनी एक बढ़िया मॉड्यूलर किचन बनवाती है और साथ में हर महीने धीरे धीरे तनख्वाह आते ही वो अपने कमरे को भी फर्निश्ड कर रही थी। मेरे नए सोफे कितने अच्छे लग रहे हैं। सच में अब मेरा कमरा तो बहुत ही अच्छा हो गया है। नए फ्लावर वास भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो एक बहुत सुंदर झूमर भी देखा है, वो भी आज ही मंगवा लूंगी। अब इस तरह प्रीति अपने फ्लोर को फुल्ली फर्निश्ड करने में सारे पैसे उड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब उसने अपने ससुराल वालों से सारे ताल्लुकात भी तोड़ दिए थे। देखो तो जरा कैसे सब पैसा पानी की तरह बहा रही है। अब तो नीचे आकर हमारे पास बैठना भी बंद कर दिया है इसने। सच में मम्मी, किसी ने सच ही कहा है, पैसा आने के बाद इंसान पूरी तरह बदल जाता है।
अरे ये तो पैसा आने से पहले भी ऐसी ही थी। कोई बात नहीं, अब जैसा भी है ठीक है। शाम को यश सभी के लिए खाने में छोले भटूरे लेकर आता है। देखिए, मैं आज आप सभी के लिए छोले भटूरे लेकर आया हूँ। छोले भटूरे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बेटे, आज तो तूने मेरे मन की बात जान ली। मेरा तो बहुत दिनों से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था। हाँ तो ठीक है पापा, सभी बैठकर खाते हैं फिर। रिया, तुम एक काम करो, सभी के लिए खाना परोस दो, मैं तब तक प्रीति को बुला कर लाती हूँ। एक तरफ रिया सभी के लिए छोले भटूरे परोस रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीमा ऊपर प्रीति के कमरे में जाती है, जो कि अब पूरी तरह बदल गया था और फुली फर्निश्ड होने के बाद काफी सुंदर लग रहा था। चलो प्रीति, यश सबके लिए छोले भटूरे लाए हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लो। मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप जाइए यहाँ से, मैं बाद में खा लूंगी। चलो प्रीति, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने आपको एक बार बोला तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी जाइए। प्रीति भड़क जाती है। आगे सीमा कुछ नहीं कहती और वहां से वापस नीचे आ जाती है। क्या हुआ, फिर से मना कर दिया ना उसने? मुझे तो पहले ही पता था कि वो हमारे साथ आकर क्यों ही खाएगी। वो तो कहीं की महारानी है ना। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो, मूड ऑफ नहीं करती, हम सब साथ बैठकर खाते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो सब खाते हैं। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद जब यश ऊपर जाता है तब प्रीति उसके साथ अच्छे वाला कलेश करती है। तुम्हें तो बड़े मजे आते हैं ना, उन लोगों के लिए कभी कुछ लाने का तो कभी कुछ लाने का, मेरे लिए तो कभी कुछ लाया नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तुम सारी तनख्वाह तो मुझसे छीन लेती हो, मेरे पास फिर क्या ही बचा तुम्हारे लिए लाने को, जब तुम सब अपनी मर्जी से करती हो तो। देखो बस बहुत हो गया, आज के बाद खाने का जो भी सामान आएगा ऊपर ही आएगा, उनके लिए कुछ भी नहीं आएगा, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा, मैं अपने मायके चले जाऊंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें। प्रीति अक्सर यश को ऐसे ही धमकी देकर बाकी परिवार वालों से अलग करने की कोशिश करती थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। वो फैक्ट्री में सामान पैक करने का काम करता था। आज तो बहुत ही ज्यादा कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कहा भाई, काम करने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमें करना ही होगा। इस समय मालिक के पास ज्यादा काम आ रहा है, अगर हमने उनके काम नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। दोनों मिलकर अपना काम अच्छे से करते हैं और बड़ी सर्दी में भी दोनों काम कर रहे थे। तभी वहां पर उनका मालिक आता है और उन्हें एक लिफाफा देता है और उनसे कहता है, अरे इसमें तुम्हारा इनाम है, तुमने देर रात तक इतने दिनों से रोक कर एक्स्ट्रा शिफ्ट में भी मेरा सारा काम करवाया है, इसलिए एक छोटा सा इनाम है, तुम्हारा बोनस। ये बात सुनकर पवन और रोहन दोनों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, और तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अब फाइनली मेरी फैक्ट्री चल रही है और काम भी बढ़ गया है, इसलिए मैं तुम दोनों की पगार भी बढ़ा दूंगा। फिलहाल तो मैं तुम दोनों की तनख्वाह में 3-3 हजार रुपए बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में काम और अच्छा हुआ तो मैं और पगार बढ़ा दूंगा। ये बात सुनकर तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और रोहन रात को ठंड में ठिठुरते हुए मिठाई लेकर घर वापस आता है। क्या बात है बेटा, आज तू भी मिठाई लेकर आया है, तेरा भी चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। बता जरा क्या खुशखबरी लेकर आया है। पहले तो माँ कि मुझे आज पूरे 2000 रुपए का बोनस मिला है। मालिक हमारी देर तक एक्स्ट्रा काम करने की वजह से बहुत खुश हो गए थे इसलिए, और दूसरे कि मेरी 3000 रुपए पगार भी बढ़ गई है। ये सुनकर सभी को बहुत खुशी होती है। हाँ, लीजिए, मैं आप सभी के लिए बेसन के लड्डू लाया हूँ। बेसन के लड्डू कौन खाता है? आपको काजू कतली या कोई अच्छी मिठाई लानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्या है ना, आप तो इतनी तनख्वाह में काजू कतली नहीं ला पाएंगे, इसीलिए। प्रीति की ये बात रोहन को बहुत अजीब लगती है और वहां बैठे सभी को भी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं उसे। लेकिन अब प्रीति में घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। एक दिन प्रीति की सहेलियां उसके घर पर किटी पार्टी करने आती हैं। वो सीधा ऊपर ही चली जाती हैं। देखो तो सबकी सब कैसे एटीट्यूड में हमें इग्नोर करके ऊपर चली गई। सच में भाभी की फ्रेंड्स तो बिल्कुल उनकी तरह ही हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, पता नहीं ये छोटी बहू आखिर चाहती क्या है। बुरा मत मानना, लेकिन सच में मुझे भी तुम्हारी छोटी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके नखरे और इसकी सहेलियों के नखरे, बाप रे बाप, आसमान ही छूते हैं। उस समय शांति के घर उसकी पड़ोसन शीला आई थी और सीमा उसके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। लीजिए, कड़कड़ाती ठंड में आप सभी चाय और पकौड़े का मजा लीजिए। कुछ भी हो शांति, कम से कम तेरे पास एक अच्छी बहू है जो हर चीज में अव्वल है। बिल्कुल सही कहा सीमा, बहू की वजह से ही हमारा परिवार आज तक अच्छे से चलता आया है, लेकिन छोटी बहू की वजह से तो घर में अब काफी तनाव रहने लगा है।
कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सभी चाय नाश्ता करते हुए बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी सभी सहेलियों के लिए महंगे से रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करती है। वो खाना लेने नीचे आती है। प्रीति डिलीवरी वाले को पैसे देते हुए कहती है, ओ थैंक यू भैया, ये लीजिए आपकी टिप। प्रीति पूरी अकड़ में खाना लेकर ऊपर चली जाती है। देखो तो जरा, यहाँ पर टिप दी जा रही है, सहेलियों के लिए तो सब कुछ मंगाया जा रहा है, इनके ऊपर पानी की तरह पैसा उड़ाती है और हमारे लिए 1 रुपए तक नहीं होता है इसके पास। सच में घोर कलयुग आ चुका है। अब प्रीति और उसकी सहेली सब बड़े मजे से एंजॉय करती हैं। खूब तेज गाने बजाकर सब डांस करती हैं और थोड़ी देर बाद बैठकर, सच में प्रीति, तूने अपने ससुराल वालों से अलग होने के बाद बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब ऐसी जिंदगी ही तो मजे में कटती है। बिल्कुल यार, मेरा और मेरे ससुराल वालों का स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। कहाँ मेरा ऊपर फुली फर्निश्ड घर और नीचे मेरा मिट्टी का ससुराल है, कोई मैच ही नहीं है। अगले दिन प्रीति जब अपने कमरे में आराम से बैठी थी तब उसके कमरे में चिंटू जाता है और उससे कहता है, चाची क्या मैं थोड़ी सी टीवी देख लूं यहाँ पर? क्यों, तुम्हें यहाँ पर आकर ही टीवी क्यों देखना है? नीचे भी तो टीवी है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं देख लेते? लेकिन चाची, आपको तो पता है कि उस टीवी पर बहुत ज्यादा छोटा है और खराब भी है। उसमें ना तो तेज आवाज आती है और कभी भी रुक जाता है। आपका टीवी बहुत बड़ा सुंदर है और अच्छे से भी चलता है, तो यहाँ पर अच्छे कार्टून आते। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो निकलो यहाँ से। चिंटू के प्यार से पूछने के बाद भी प्रीति उसे फटकार देती है। जब चिंटू वहां से जा रहा था तब उसे एक गुलदस्ता बहुत अच्छा लगता है और वो उसे उठाकर देखता है। वाह चाची, ये गुलदस्ता तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपने कहाँ से लिया? देखो तो इसमें गोल गोल बॉल भी चल रही है और साथ में लाइट भी चल रही है। चिंटू के हाथ में अपना सबसे महंगा गुलदस्ता देखकर प्रीति के तन बदन में आग लग जाती है और वो भड़कते हुए कहती है, देखो अभी के अभी इसी वक्त उस गुलदस्ते को नीचे रख दो, वरना एक कान पर लगाऊंगी खींचकर। प्रीति का भयानक रूप देखकर चिंटू डर जाता है और वो डरते हुए गुलदस्ते को नीचे रख रहा था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद तो प्रीति भड़क जाती है और उठकर चिंटू को पहले तो एक कसकर तमाचा लगाती है, जिसकी वजह से चिंटू बहुत जोर जोर से रो रहा था। अब रोने की जरूरत नहीं है, ये सब हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। चिंटू के रोने की आवाज सुनकर शांति और सीमा दोनों दौड़कर ऊपर जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? चाची ने मुझे मासूम से मारा क्योंकि इसने मेरा बहुत महंगा गुलदस्ता तोड़ा है। हे भगवान, गुलदस्ता ही तो था, इसमें बच्चे पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो इसे ऊपर आने की क्या जरूरत थी, और दूसरी बात इसने मेरा गुलदस्ता क्यों तोड़ा? अगर हरकत करेगा तो सजा तो मिलेगी ही। बहुत थम जा जरा, अपने पैर जमीन पर टिका ले, इतना आसमान में उड़ना अच्छा नहीं होता। शांति प्रीति को समझाती है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दिन गुजर रहे थे और प्रीति अब अपने ससुराल वालों से और भी ज्यादा चिढ़ रही थी। एक दिन, सच में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे घर की हालत भी खराब हो रही है। मिट्टी के घर में गर्माहट रहना बहुत मुश्किल है। सच में मम्मी जी, अब ये खिड़की भी टूट गई है और घर में मरम्मत की भी बहुत जरूरत है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। यश ये सारी बात सुन लेता है और वो वापस ऊपर जाकर प्रीति से कहता है, देखो प्रीति, मुझे कुछ पैसे दे दो, हमें मम्मी और भैया भाभी की मदद करनी चाहिए। हमने ऊपर का तो पूरा घर अच्छे से रेनोवेट करवा लिया, लेकिन नीचे भी घर की मरम्मत की जरूरत है। यहाँ पर इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो हम किसी को ऐसे ही खैरात में दे दे। देखो, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि बार बार पैसे देने की बात मत किया करो। अब हम दोनों परिवार अलग हैं, वो अपना अपने आप देखेंगे। हर बार प्रीति इस तरीके से सिर्फ अपनी ही मनमर्जी करती थी। एक दिन तो प्रीति ने हद ही कर दी थी। जब यश घर पर नहीं था तब वो नीचे ससुराल वालों से आकर कहती है, देखिए, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ, लेकिन आप ये घर छोड़कर चले जाइए। आप कहीं पर भी अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा सा घर या झोपड़ी ले सकते हैं। देखो बहू, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। हम ये घर कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। एक तो ये हमारी पुश्तैनी जमीन है और दूसरा यहाँ आस पड़ोस में हमारा तालमेल बहुत अच्छा है और हमारी बहुत सारी अच्छी यादें हैं। बिल्कुल बहू, सब कुछ तेरे हिसाब से नहीं होगा। देखिए, मेरा ऊपर अमीर फर्निश्ड घर है और नीचे ये मिट्टी का गरीब सा घर। मेरे घर की शान शौकत तो खराब करता है।
इसीलिए मैं इस पूरे घर को अच्छे से ठीक करवाना चाहती हूँ। बेहतर होगा आप ये घर छोड़ दें। बस बहू, बहुत हो गया, हम इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पीछे से यश आता है और ये सारी बात सुन लेता है। तब वो गुस्से में प्रीति को कहता है, बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। तुम्हें जितनी अपनी मनमर्जी करनी थी तुमने कर ली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मेरे परिवार वालों के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं कर सकती। तुम हमेशा मुझे धमकी देती हो ना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ठीक है, तो आज ही अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने सबके सामने मुझे जलील करने की कोशिश की। बस बहुत हो गया, मुझे भी नहीं रुकना यहाँ। प्रीति गुस्से में अपना बैग पैक करके आती है और वहां से चली जाती है। प्रीति का बर्ताव घर वालों की तरफ बहुत ज्यादा बुरा था। उसे लगा था कि वो अपने मायके चली जाएगी तो यश उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखा तुमने नेहा, अब तक वो मुझे लेने नहीं आए और मुझे तलाक देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मैं तलाक दूंगी और ना ही मैं मानूंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें इतनी आसानी से अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर सरासर उनकी गलती है। उन्हें अच्छा सबक सिखाना तुम। प्रीति की उसकी सहेली से बात होते हुए उसकी दोनों भाभियां सुन लेती हैं और वहां पर आती हैं। प्रीति, जो तुम अपनी सहेली से बातों में आकर कर रही हो ना, वो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ प्लीज भाभी, अब आप दोनों भी यहाँ पर मेरी गलती निकालने आ गई हो। मेरी कोई गलती नहीं है। देखो प्रीति, तुम जिस सहेली की बातों में आकर ये सब कर रही हो ना, वो बस तुम्हें भड़का रही है, लेकिन वो अपनी असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करती जैसा करने को वो तुम्हें कह रही है। तुम अपनी ससुराल वालों के साथ बहुत गलत कर रही हो। देखिए भाभी, आप मेरी सहेली को बुरा भला मत कहिए। वो मुझे एकदम सही बात बताती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। पायल और सुनीता प्रीति को उसकी सहेली के घर के पास ले जाती हैं, जहां पर प्रीति देखती है कि नेहा अपनी सास की सेवा पानी कर रही थी, जिसे देखकर प्रीति हैरान होती है। लेकिन इसने तो मुझे कहा था कि इसकी सास के साथ कुछ खास बनती नहीं है। देखा, तुम्हारी जो सहेली तुम्हारे ससुराल वालों से अलग होने की सलाह देती है, वही अपनी सास को कितने अच्छे से सर की मालिश कर रही है। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया तुम्हें भड़काएगी, लेकिन अपना भला बुरा तुम्हें खुद सोचना होगा। अब तुम अपनी सहेली को कॉल करो। प्रीति नेहा को कॉल करती है और नेहा साइड में जाकर जब कॉल उठाती है तब, तुम तो अपनी सास की बहुत अच्छी सेवा पानी कर रही हो और तुम मुझे मेरी सास के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए हमेशा कहती थी। देखो, मेरे ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी किया है तुमने अपनी मर्जी से किया है, अपने हालातों के हिसाब से किया है। अब फोन रखो। तब सुनीता आगे कहती है, देखो, सबसे बड़ी बात जो हम बोलने वाले हैं, अगर हम दोनों जो तुम्हारी भाभी हैं एक साथ मिलजुल कर ससुराल को नहीं चलाएंगे तो तुम्हारा मायका भी तो अलग हो जाएगा ना। तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर हम तुम्हारे परिवार को अलग कर देंगे तो? ये बात सुनकर तो सब प्रीति को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए प्रीति, हमने हमारे ससुराल और तुम्हारे मायके को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है और उसमें हर किसी का बराबर हिस्सा होता है। तुम्हें भी परिवार को जोड़ना चाहिए और आखिर में परिवार ही काम आता है, कोई बाहर का नहीं। अभी भी वक्त है, तुम्हें सब ठीक कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रीति वहां से डायरेक्ट अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाकर सबसे माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तो तुम्हें आसानी से माफ नहीं करने वाला। देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैंने थोड़ा बहकावे और लालच में आकर ये सब किया था, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए ना देवर जी, प्रीति को अपनी गलती का एहसास है, उसे अब माफ कर दीजिए। अब हमें उससे नाराज नहीं रहना चाहिए। आखिर वो सब ठीक करना चाहती है और उसे अपनी गलती का अब एहसास भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी से इतना नाराज नहीं होना चाहिए। प्रीति ये देखती है कि जिस सास और जेठानी को उसने इतने ताने दिए थे, वही आज सबसे पहले उसका पक्ष ले रही हैं उसके पति को मनाने के लिए। इसके बाद तो प्रीति का बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। कुछ दिन बाद घर में कुछ सामान लेकर कुछ आदमी आते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? मम्मी जी, नीचे का हमारा मिट्टी का ससुराल भी पूरी तरीके से फुली फर्निश्ड होने वाला है। अरे बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी, जब ऊपर का फ्लोर
फुली फर्निश्ड और रेनोवेट हो चुका है, तो हमें नीचे को क्यों नहीं करना चाहिए? तो यानी चाची अब यहाँ पर भी बड़ा सा टीवी लगाएंगे और क्या वैसा ही गुलदस्ता भी लाएंगे जैसा ऊपर था। हाँ बेटा, बिल्कुल अब वैसा ही होगा जैसा ऊपर है, बिल्कुल उससे भी बेहतरीन होगा। तो चाची अगर गलती से मुझे कुछ हो जाएगा तो इस बार तो आप मुझे थप्पड़ नहीं मारोगी ना? नहीं बेटा, मैं आगे से तुम्हें नहीं मारूंगी, वैसे भी मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। पिता मेरी अच्छी चाची हो, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। चिंटू भी बहुत शैतान हो रहा है। इस तरह आखिर में पूरे परिवार में सब ठीक हो जाता है और अब परिवार खुशी खुशी अपना जीवन